मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको रूस की विदेश नीति के संबंध में बताया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बताऊंगी। वर्तमान विश्व विकसित और विकासशील देशों में बटा हुआ है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली तथा जापान विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जबकि तीसरी दुनिया यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश विकासशील देशों की श्रेणी में हैं। विकसित देश ग्लोब के उत्तर में हैं और विकासशील देश ग्लोब के दक्षिण में हैं, इसलिए इन्हें क्रमशः उत्तर और दक्षिण भी कहा जाता है। विकसित देशों के आर्थिक और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास का स्तर अत्यधिक ऊंचा है तथा प्रति व्यक्ति आय भी विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। ये देश विकासशील देशों को आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी सहायता देने की स्थिति में हैं। विकसित देशों की संख्या कम, परंतु अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनकी स्थिति प्रभावकारी और निर्णायक है। विकासशील देश आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा अपने विकास के लिए विकसित देशों पर निर्भर करते हैं। ये देश विकसित देशों के कर्ज से इतने अधिक दबे हुए हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी आर्थिक सहायता के लिए इन्हें अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता से समझौता करना पड़ता है। विकासशील देशों में अल्प विकास का प्रमुख कारण यह है कि वे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद से ग्रसित रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय ब्रेटन वुड्स में किया गया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन 5 महाशक्तियों अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन से मिलकर किया गया था। कुछ लैटिन अमेरिकी देशों और ब्रिटिश भारत को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। वास्तव में ब्रेटन वुड्स में प्रस्तावित अर्थव्यवस्था अमेरिका की ही योजना थी, जिसे अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों का समर्थन प्राप्त था। इसका उद्देश्य विकसित देशों की हित साधना था। अतः धनी देशों द्वारा स्वयं धनी देशों के लिए तैयार की गई यह अर्थव्यवस्था अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता और निर्भरता के संबंधों को संस्थागत रूप से जारी रखने के उद्देश्य से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के माध्यम से बनाई गई थी। अतः यह 1960-70 के विश्व की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। तीसरी दुनिया के विकासशील देश इसकी कमियों को उजागर करते हुए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात कहने लगे थे। वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को जो नाम दिया गया था वो था नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अब हम चलते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अर्थ की तरफ। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद के सभी रूपों को पूर्णतः समाप्त करना चाहती है। यह व्यापार की उचित शर्तें, सहायता और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जनतंत्रवादी बनाना चाहती है। यह शक्ति का विकेंद्रीकरण चाहती है तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में तीसरी दुनिया के आवाज़ को प्रभावकारी बनाना चाहती है। यह नहीं चाहती कि विकासशील देशों का आर्थिक विकास विकसित देशों की इच्छा पर निर्भर रहे तथा बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील देशों को केवल कच्चा माल उत्पन्न करने वाला उपनिवेश समझें। यह विकसित देशों को एहसास करवाना चाहती है कि विश्व पारस्परिक निर्भरता के कानून द्वारा शासित होता है। एक खुशहाल विश्व तभी जन्म ले सकता है जब पारस्परिक क्रियाएं समानता, औचित्य, सार्वभौम स्वतंत्रता तथा शोषण रहित समाज पर आधारित हों। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कई मांगें हैं जिन्हें इसकी विशेषताएं या मूल सिद्धांत माना जा सकता है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी आयाम अभी तक स्पष्ट रूप से खुलकर सामने नहीं आए हैं। फिर भी विकासशील देश जिन मांगों को समय समय पर पेश करते रहे हैं
उनसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं या मूल सिद्धांतों की झलक मिल जाती है। इन विशेषताओं या सिद्धांतों को मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला, प्राकृतिक स्रोतों पर अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता स्थापित करना। दूसरा, कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकना एवं कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में अत्यधिक अंतर को रोकना। दूसरे शब्दों में, विकासशील देश अपनी निर्यात आय को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जनतंत्रवादी बनाना। यह नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य विशेषता है। इसका अर्थ है आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में, विशेषकर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारित मतदान प्रणाली के कारण पश्चिमी देशों का वर्चस्व बना हुआ है। वे इन संस्थाओं के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर विकासशील देशों का प्रभाव नगण्य है। अतः विकासशील देश इन संस्थाओं को जनतंत्रवादी बनाना चाहते हैं। चौथे बिंदु के रूप में हम इस विशेषता को ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत विकासशील देश अपने आर्थिक विकास और प्रारंभिक वस्तुओं की कीमत को स्थिर रखने के लिए एक सामान्य कोष की स्थापना करना चाहते हैं। दक्षिण में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना, यह भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक मांग या विशेषता है। विकासशील देशों के कर्जों को रद्द करना अथवा उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करना, यह भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य विशेषता है। विकासशील देशों में उपयुक्त टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करना। विकासशील देश टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीद तो सकते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकते। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता के रूप में हम बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण रखने को भी इसकी एक विशेषता मान सकते हैं। ब्रेन ड्रेन को रोकना भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य विशेषता है। ब्रेन ड्रेन को रोकना अर्थात विकासशील देशों में उपलब्ध कौशल को विदेशों में, विशेषकर विकसित देशों में जाने से रोकना। विकसित देश अत्यधिक उच्च कोटि का कौशल आयात करते हैं। विडंबना यह है कि इस कौशल को तैयार करने में, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा तकनीशियन आदि शामिल हैं, वह तो विकासशील देश करते हैं, परंतु विकसित देश इन्हें उन्नति के अधिक अवसर प्रदान करके इन्हें आयात कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप विकासशील देश अपने ही द्वारा तैयार किए गए कौशल से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान भेदभावपूर्ण आर्थिक असमानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से तृतीय विश्व द्वारा उठाई गई मांग है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध न्यायपूर्ण व अधिक तर्कसंगत बने और नव उपनिवेशवाद के सभी साधन इस प्रकार संचालित हों कि विकासशील देश भी विकसित देशों की भांति आर्थिक विकास के मार्ग पर चल सकें। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए किए गए विचार विमर्श पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।